4 जून को चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद से कई दफ़ा इमरजेंसी पर चर्चा प्रधानमंत्री ने की, उनकी पार्टी के लोगों ने की, और सिर्फ इस वजह से ताकि पिछले 10 बरस से हिंदुस्तान में जो सचमुच इमरजेंसी का माहौल पैदा किया गया बगैर कहे कि हमने इमरजेंसी लगाई, उस पर पर्दा डालने के लिए और उस ज़माने को याद करके उसके लिए जो भी मन में आए अपना अच्छा बुरा बोलो, वो तो आपकी मर्जी है, भगवान ने आपको आज़ादी दे रखी है, कुछ भी बोलो। लेकिन हिंदुस्तान के ना केवल इमरजेंसी के पीरियड को, पिछले 10 साल के पहले के सारे आज़ादी के बाद के पीरियड को और आज़ादी के पहले के पीरियड को, कभी पार्टीशन की बात करके, कभी 1984 के दंगे की बात करके, कभी इमरजेंसी की बात करके आंखों पे पर्दा डाला जाता है ताकि इस हुकूमत के द्वारा जो अन्याय इस देश के अवाम के साथ हो रहा है उस पर पर्दा पड़ जाए। तो मैं थोड़ा खुलासा करना चाहता हूँ कि इमरजेंसी में तब क्या था और अब क्या है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इंदिरा गांधी तक ने खुद माना कि इमरजेंसी लगाना ठीक नहीं था, उससे देश को नुकसान हुआ। और फिर इंदिरा गांधी ने जब ये माफ़ी मांगी, कई दफ़ा उन्होंने कहा कि भाई ठीक नहीं था, और लोगों ने उसको माफ़ भी कर दिया। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि उस इमरजेंसी के खोट क्या थे और आज की इमरजेंसी के कोड क्या है, जिससे हमें जूझना पड़ रहा है। अभी हम आज़ाद नहीं हो सके, वो तो पुरानी बात पड़ गई, 50 साल पुरानी, 49 साल पुरानी। इंदिरा गांधी ने 1975 में 25 जनवरी के दिन इमरजेंसी लगाई थी, और वो संविधान में उसका प्रोविज़न था, तो संविधान का उल्लंघन नहीं था, संविधान की एक कठोर धारा का इस्तेमाल किया गया। और वजह ये थी कि इंदिरा गांधी उसके पिछले 5 बरस से हिंदुस्तान में काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी, और उन्होंने 1971 की लड़ाई भी लड़ ली थी, और उसके बाद उन्होंने पोखरण का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था वो भी कर लिया था। तो लोकप्रियता उनकी आसमान पर थी, और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका के दबाव को झेला था, उससे हिंदुस्तान की रग रग में ये बात बैठ गई थी लोगों के दिमाग में कि भाई ये लड़की, ये लेडी सचमुच फौलादी है, सच पे टिकती है और सच की ताकत से काम करती है। एकाएक जब वो फैसला आ गया कचहरी का, जो कि टेक्निकल आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उनके खिलाफ मांग करने लग गए लोग कि तुम इस्तीफ़ा दो। इंदिरा गांधी कन्विंस्ड थी कि जो प्रोविज़न इमरजेंसी इसका है, उसका मुझे इस्तीफ़ा देने की मजबूरी क्यों करनी चाहिए। तो खैर सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, और उनके लिए वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, उस फैसले को उन्होंने स्टे लगा दिया। तो इंदिरा गांधी रह सकती थी, लेकिन फिर भी मांग की गई। तो इंदिरा गांधी इस बात से कि भाई जब मुझे प्रधानमंत्री रहने का हक है, जनता मुझे चाहती है, तो मैं क्यों ना रहूं, इस पर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगाने से मोटे तौर पर 3-4 चीज़ें गलत हुई। और पहली गलत चीज़ तो ये हुई कि सारी की सारी विरोधी पार्टियों के जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। ये 2 प्राइमरी चीज़ें थीं। और तीसरी चीज़ ये हुई कि तुर्कमान गेट है दिल्ली में, एक मुस्लिम बस्ती है, वहाँ की सड़क को चौड़े करने की खातिर बगल के कुछ मकानों को गिराया गया। कुछ और इलाकों में भी हिंदुस्तान के में हुआ ये। तो ये तो मोटे मोटे तौर पर शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में जिसकी वजह से इंदिरा गांधी बहुत ही अनपॉपुलर हो गई, और वो घटना घटी कि ये नसबंदी का एक प्रोग्राम चला। तो वो चीज़ हर कौम पर भारी पड़ गई, और अधिकारियों ने उसमें कभी जातियाँ भी की ताकि सरकार के सामने अपने आंकड़े पेश कर सकें, अपनी तरक्की हासिल कर सकें। वो बहुत गलत हो गया। तो उसकी वजह से फिर चुनाव जब आए, लेकिन इंदिरा गांधी ने ही 19 महीने के बाद ऐलान कर दिया कि हम चुनाव कराएंगे, और वो चुनाव में गई और काफ़ी बुरी तरह से हार गई। खुद हार गई अपनी सीट, और पार्टी तो हार ही गई, सरकार से उखड़ गई वो। तो ये तो उस इमरजेंसी की बात है। लेकिन जहाँ तक आवाम का सवाल है, मैं उन दिनों इमरजेंसी के आधे पीरियड में तो मैं हिंदुस्तान में था, फिर मैं अमेरिका चला गया, और अमेरिका में मैंने
एक्टिविटीज़ देखी। मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ जब से उसके बचपन से ही था, और 1969 से मैं वाच कर रहा था कि हिंदुस्तान में जितना रईस वर्ग और अफसर वर्ग है वो सांप्रदायिक रुझान का है, और सांप्रदायिकता की ताकतें आरएसएस वगैरह 24 घंटे जहर भर रहे हैं मुसलमानों के प्रति, आज़ादी आंदोलन के हमारे नेताओं के प्रति, गांधी नेहरू वगैरह के प्रति, और सोच को इतना संकीर्ण बना रहे हैं कि आदमी स्वस्थ सोच ना सके। तो मैं ये मानता था कि इस सोच को रोकने की ज़रूरत है, और इसके अलावा, इन 4 चीज़ों के अलावा इमरजेंसी का आवाम पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का कैडर इसमें इन्वॉल्व नहीं था। अब इसलिए मैं इसकी तुलना आज की इमरजेंसी से करता हूं, जो कि डिक्लेयर तो नहीं की गई, लेकिन संविधान की रग रग पर हमला इस पिछले 10 बरस के शासन ने किया। हमारे संविधान के 4 मूल पाए हैं। पहला पाया है इंसाफ, दूसरा पाया है आज़ादी, तीसरा बराबरी, और चौथा है भाईचारा। जब सब वक्त आप घृणा फैलाते हो, मेरा धर्म बड़ा तेरा धर्म छोटा, मेरे लिए हिंदुस्तान पुण्य भूमि और तेरे लिए हिंदुस्तान रहने की जगह नहीं, तुझे देश निकाली का से बाहर जाना है। जब अपन ये इस मानसिकता से काम करते हैं, समाज की रगों पे हमला करते हैं, संविधान पर हमला करते हैं, और सांप्रदायिकता प्राइमरीली भाईचारे पे हमला करती है। दूसरा हमला ये आज़ादी पे करती है, क्योंकि ये सिर्फ उस संपन्न वर्ग की अथॉरिटी को मजबूत करती है जो हिंदुस्तान के आम किसान, मजदूर, कारीगर का शोषण करते हैं, कमज़ोर तबके को दबा के रखो, कुचल के रखो की नियत रखते हैं। तो ये आज़ादी पे हमला करती है, ये बराबरी पे भी हमला करती है। तो इसलिए सांप्रदायिकता तो संविधान की मूल की जड़ पर हमला करती है। और जब से इनकी हुकूमत आई तो हुआ क्या? जुबान बंद, ना पार्लियामेंट में बोल सको आप, ना सड़क पे बोल सको, ना कॉलेज में बोल सको। कॉलेजों को छावनी में बदल दिया गया। फिर पुलिस, ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह जो संस्थाएं हैं, इनका इस तरीके से इस्तेमाल किया कि आप इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, वरना आप गद्दार, देशद्रोही, आपका जगह सलाखों के पीछे। तो इस तरीके का डर, इस तरीके का जुबान बंद पिछले 10 बरस से इस मुल्क में चल रही है। इससे पार्लियामेंट ज़ीरो, उसमें कोई बहस नहीं हो सकती। एक छोटा सा बना रखा है, पीएम वो नीतियाँ बना के लाता है इन कन्नाइवेंस विद जो कॉरपोरेट इलीट है, वही चुनिंदा कॉरपोरेट बना रखे हैं, उनसे मिलजुल की नीतियाँ तैयार करते हैं, और सत्ता पक्ष के सांसद उस पर अंगूठा लगा देते हैं। बहस वगैरह कुछ हो नहीं सकती। बड़े बड़े कानून हंगामा करके सांसदों को संसद से निकाल के पास करा लिया जाते हैं। ये इमरजेंसी है। और बदकिस्मती ये हो गई कि गांव-गांव में इनके कैडर बैठे हैं। उन कैडर ने कभी लिंचिंग करनी, कभी किसी को जलील करना, कभी किसी को गाली करनी, कभी किसी लड़की की इज्जत आबरू लूटनी वगैरह वगैरह के तमाशा खड़ा कर रखा है। इस वक्त देश में पिछले 10 बरस से आदमी का जिंदा रहना दूभर, अगर आप इनके नेटवर्क के हिस्सा हैं तो आपकी तरक्की है, आपके लिए सब कुछ है, और बगरना आपके लिए 24 घंटे की जलालत। ये चीज़ समझने की है। और उस इमरजेंसी में कम से कम हिंदू और मुसलमानों के को इकट्ठा किया था, क्योंकि दोनों पर नसबंदी वगैरह का जुल्म हुआ तो दोनों इकट्ठे हो गए, उन्हें मिलकर इंदिरा गांधी को हराया। इसने तो तफरका पैदा कर दिया, हिंदू मुसलमानों को जुदा जुदा कर दिया। हालांकि इस चुनाव में जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें मालिक ने हिंदू और मुसलमानों को जोड़ दिया, क्योंकि संविधान पे खतरा महसूस किया दोनों ने, और दोनों ने मिलकर वोट किया तो हमारे मुल्क की राजनीतिक शक्ल बदली। इसलिए जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है पिछले 10 बरस से, उस पर एक अंकुश लगने लगा इस चुनाव से। हालांकि फिर वही हुकूमत, वही मंत्री, वही प्रधानमंत्री, और ये उन्हीं का काम करने का अंदाज वही डिक्टेटोरियल, वही अथॉरिटेरियन, वही टकरावट लाने वाला, और वही नकली सवाल खड़ा करके उस इमरजेंसी की बात करके आप अपने काले कारनामों पे लाख कालिख पोतना, ये चीज़ खड़ी की जा रही है, जो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अब ये तो होगी सरकार की बात। मैं आवाम से एक अपील करना चाहता हूँ
कि भाई ये मुल्क अपना है, यानी हर भारतवासी का है। हम सबका सम्मान करें। कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा, कोई खैरात नहीं मांग रहा। हर आदमी मेहनत करता है तो पेट भरता है। किसी मेहनत कश का, किसी किसान, मजदूर, कारीगर का जो ईमान की रोटी खाता है, हमसे कभी बेइज्जती ना हो जाए, कभी किसी को हमसे खौफ पैदा ना हो जाए, ये हमें करने की ज़रूरत है। और हमारी आंखों के सामने अगर पुलिस या ईडी या कोई इस प्रकार के हमले करे, कोई लिंचिंग करने वाला स्क्वाड हमले करे, तो हम मालिक हमें ताकत दे कि हम उसको गलत कह सकें, उसका विरोध कर सकें। जिस दिन हम ये ताकत पैदा अपने अंदर करेंगे, हमारा मुल्क सचमुच आज़ाद होगा और हम तरक्की करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।